नमस्कार प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आरती वर्मा हिंदी साहित्य संगम के मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि इस मंच के माध्यम से हम पहले भी हिंदी विषय के विभिन्न शीर्षकों का अध्ययन कर चुके हैं। बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते हमारा और आपका संपर्क टूट गया था, जिसे हम आज पुनः स्थापित करते हैं और फिर से हम पूरे जोश और उत्साह के साथ में नए अध्यायों का जो है हिंदी विषय के नए अध्यायों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं हिंदी विषय एक ऐसा विषय है, एक सदाबहार विषय है, जिसका हर परीक्षा में आना, होना, ठीक है, आवश्यक है। इसलिए हमारा जो आज का अध्याय है, उससे कोई भी परीक्षा हो, आपकी आरओ की हो, यूपीएससी की हो, एसआई की हो या किसी भी राज्य की हो, यूपी टेट हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, कहीं पर भी हो, उससे एक ना एक प्रश्न अवश्य ही आता है। इसलिए इस विषय का हम पूरे ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा का महत्वपूर्ण जो अध्याय है, शीर्षक है, वो क्या है? वाक्य रचना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य रचना के बारे में पढ़ने से पहले कि वाक्य कहते किसे। ठीक है, वाक्य कहते किसे हैं? तो वाक्य होता क्या है? आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। जो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जब उन्हीं वर्णों का मेल होता है तो उससे क्या बनता है? शब्द। जब वर्णों का सार्थक मेल होगा तो उससे शब्द बनेंगे और उसके बाद जब शब्दों का सार्थक मेल होगा तो उससे क्या? आपका वाक्य बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम वाक्य की परिभाषा देते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है, ठीक है, जो क्या है? पूर्ण रूप से अपना जो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता हो या देता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम कलम से लिखता है। ठीक है, ये क्या है? एक वाक्य है जो पूरा अपना अर्थ दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ठीक, वाक्य कहेंगे। अगर इसमें हम स्वतंत्र रूप से सिर्फ राम लिखें तो राम क्या है? ये वर्णों का सार्थक मेल है तो ये शब्द रह जाएगा। अगर सिर्फ स्वतंत्र रूप से हम कलम को देखें तो ये क्या है? एक शब्द रह जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें, फिर मैं बताती हूँ। इसके साथ अब हम देख लेते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग, तो वाक्य के अंग दो होते हैं। एक आपका उद्देश्य और नंबर दो आपका विधेय। ठीक है, नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये भी हम बताते हैं आपको। नंबर एक
उद्देश्य। उद्देश्य कर्ता। उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में हम अर्थात कर्ता आपका कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, तो इसमें उद्देश्य कौन है? राम है आपका। उद्देश्य कौन है? राम है आपका। विधेय। विधेय क्या होता है? ठीक है, विधेय वो होता है, ठीक है, किसी अर्थात कर्ता के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था राम पत्र लिखता है, तो जो राम पत्र लिखता है, राम क्या था? हमारा उद्देश्य। और ये जो क्या है, लिखने का प्रक्रिया किसके बारे में कही जा रही है? राम के बारे में। तो ये क्या होगा? आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, राम क्या है? आपका उद्देश्य है। और पत्र लिखता है क्या है आपका? पत्र लिखता है क्या है आपका? ये विधेय हो गया। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्यों का विभाजन। तो वाक्यों को कितने प्रकार से बांटा जाता है? 2 प्रकार से। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। ठीक है, 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, रचना के आधार पर। तो इसमें कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। फिर हमारे आते हैं दूसरा विभाजन होता है। एक था रचना के आधार पे, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के। देखिए, रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3, मतलब 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा
तो उसमें सबसे पहला प्रकार है आपका सरल या फिर साधारण वाक्य। ठीक है, सरल या फिर साधारण वाक्य। इसकी खूबी क्या होती है? इसकी खूबी वो होती है कि इसमें कर्ता और क्रिया एक ही होता है, कर्ता भी एक होता है और क्रिया भी एक ही होती है। ठीक है, लिखो, लिख लो। सरल वाक्य में कर्ता एक और उसकी क्रिया भी एक ही होती है। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य में कर्ता भी एक होता है और उसकी क्रिया भी एक ही होती है। देखिए, आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। अगर हम थोड़ा शास्त्रीय परिभाषा में जाएं तो क्या ये हो सकता है? शास्त्रीय परिभाषा में जाएंगे तो ऐसे होगी, जिस वाक्य में कर्ता एक हो तथा उसकी समापिका क्रिया भी एक ही हो। ठीक है, उसकी समापिका क्रिया मतलब उसके कार्य को समाप्त करने वाली क्रिया भी एक ही हो, वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य होता है। ठीक है, जैसे मोहन कबड्डी खेलता है। मोहन कबड्डी खेलता है। मैं ऊपर का रफ कर दूं, उसके बाद और एग्जाम्पल लिखूंगी। कुछ लिख लेते हैं हम। ठीक है, बच्चा दूध पीता है। 3, सीता नृत्य करती है। रहीम पुस्तक पढ़ता है। रहीम पुस्तक पढ़ता है। मैं लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ। राधा
हंसती है। ठीक है, ये साधारण वाक्य के हैं एग्जाम्पल, जरा देख लो फिर इसके बाद संयुक्त वाक्य पढ़ो। चलिए अब देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों, समुच्चय बोधक अव्ययों। ठीक है, अब अव्यय कौन से होते हैं हमको ये भी देखना है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है तब तक समझ में नहीं आता, इसलिए समुच्चय बोधक अवयवों को हमें ध्यान में रखना है। समुच्चय बोधक अवयव है जैसे ये ब्लैक वाला और, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है और, तथा, एवं, तथा एवं और पर, परंतु, पर परंतु, किंतु भी तो होगा, हाँ, किंतु, पर परंतु, किंतु, पर परंतु, किंतु, इसके साथ में आपका लेकिन या। ठीक है, ये जो शब्द है आपके, अगर इनमें से किसी से भी आपके दो साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं तो वह वाक्य 100% आपका संयुक्त वाक्य ही होगा, वहां पर थोड़ा सा विभ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण देखते हैं, फिर देखते हैं संयुक्त वाक्य के 4 पार्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, इसमें इसीलिए भी एक और छूट गया है, ये भी आता है इसीलिए। ठीक है, ये भी इसके साथ में इसीलिए भी आपका आएगा। क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए, ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए मैं गरम कपड़े ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं गरम कपड़े पहनकर आया। मतलब
यहाँ पर समुच्चय दो साधारण वाक्य, पहला ठंडी हवा चल रही थी, दूसरा मैं गर्म कपड़े पहन कर आया, लेकिन इनको जोड़ा किससे है? इसीलिए समुच्चय बोधक से। ठीक है, पहला साधारण वाक्य ठंडी हवा चल रही थी, दूसरा आपका मैं गर्म कपड़े पहन कर आया, और इन दोनों को इसीलिए से जोड़ दिया गया। अर्थात जहां पर दो वाक्यों को एक समुच्चय वादक से समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य के भी भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं, वो हम भेद देखेंगे। एक बार ये परिभाषा नोट करें। ठीक है, अगर हम वो पार्ट देख लेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर संयुक्त वाक्य में कभी भी भ्रम उत्पन्न नहीं होगा, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पहला भेद है नंबर 1, जिसे कहते हैं संयोजक। ठीक है, पहला पार्ट है जिसे कहते हैं संयोजक। तो संयोजक किसे कहते हैं? ठीक है, जब दो साधारण वाक्य एक दूसरे से संयोजक अव्यय से जोड़े जाते हैं। ठीक है, वहां पर संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आया और वह गया। यहाँ पर दो साधारण वाक्य हैं। ठीक है, एक मैं आया, दूसरा वह गया, और इन दोनों को जोड़ा किससे है? संयोजक अव्यय और से। ठीक है, जब और शब्द क्या होता है? संयोजक अव्यय होता है। जब संयोजक से जोड़ा जाता है तब होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सत्य से मन। यहाँ पर दो है कि सत्य से मन शुद्ध होता है और स्नान से शरीर शुद्ध होता है। इन दोनों को जोड़ा किससे? और अव्यय से। तो ये क्या है? आपका संयोजक वाक्य है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं गीता सॉरी सीता गीत गा रही थी और सीता नृत्य कर रही थी। यहाँ पर सीता गीत और गीता
नृत्य। ठीक है, सीता गीत गा रही थी और गीता नृत्य कर रही थी। दो साधारण वाक्य जिनको और से जोड़ा, तो ये इस प्रकार से संयोजक वाक्य आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद दूसरा देखते हैं, नोट करिए इसको। चलते, दूसरा है आपका विभाजक, या फिर इसको विकल्प सूचक, कहीं कहीं विकल्प सूचक भी मिलता है। हाँ, इसमें क्या होता है, मतलब इनको विभाज्य वाक्य भी कहते हैं। जैसे सुनते हैं, लिखते हैं और इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से विरोध, एक दूसरे से विरोध या फिर विभाजन रहता है। ठीक है, एक दूसरे से विरोध या विभाजन रहता है। विरोध नहीं, यहाँ पर सॉरी, भेद या विरोध का संबंध रहता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिएगा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। देखो, नहीं माना और बहुत समझाया, दो वाक्य जिनको किससे हमने जोड़ा है, पर से। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु उसे नौकरी नहीं मिली। देखिए, संभवतः परिश्रम करने का परिणाम नौकरी होना चाहिए, लेकिन परिश्रम करने पर भी जब नौकरी नहीं मिली तो क्या है, यहाँ पर विरोध हो गया ना। तो ये आपका किसमें आता है, विरोध। इसीलिए इस वाक्य को विभाजक विकल्प सूचक के साथ में विरोध दर्शक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम इसके आगे के बचे हुए पार्टों का अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।